सही है? चलो शुरू करो। क्या कराया था कल, बताए? कल क्या टॉपिक हुए थे? भाग 17 होगा शुरू आज ना? चलिए ठीक है, डालिए भाग 17। टॉपिक हमारा होगा आज राजभाषा। अनुच्छेद कहां से कहां तक? बातें नहीं करो भैया। अनुच्छेद 343 से 351 और टॉपिक है हमारा राजभाषा। ठीक है, और कल हमने बताया था कितनी तरीके की भाषाएं होती हैं। कल हमने आपको बताई थी, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राज्यभाषा, एक राजभाषा और एक थी मदर टंग यानी कि मातृभाषा। चारों बता दी थी कल, जो लोग कल नहीं थे वो सुनो। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो पूरे देश में बोली जाए। हिंदी क्या पूरे देश में बोली जाती है? हिंदी केवल 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। राजभाषा उसे कहते हैं जो शासकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, जो हमारे शासन के प्रशासन के काम है जिस भाषा में होते हैं उसको कैसी भाषा बोलते हैं? राजभाषा। बाकी ये सॉरी उल्टा हो गया, ये वाली है राजभाषा शासकीय कार्यों में। राज्यभाषा उसे कहते हैं जो कोई एक स्टेट अपनाता है। हर राज्य ने अपनी अलग अलग भाषाएं अपना रखी हैं। जैसे अभी हम लिखवाएंगे भी, उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू, उत्तराखंड की क्या है? हिंदी और संस्कृत, ऐसे करके। जैसे गुजरात की मराठी और हिंदी, ठीक है, सॉरी गुजरात की गुजराती और हिंदी, महाराष्ट्र की मराठी और हिंदी। तो हर राज्य अलग अलग अपनी भाषा रखेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? और जब आप पैदा होते हैं सबसे पहले जो भाषा सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मातृभाषा यानी कि मदर टंग, जो भी आप शुरू करोगे। हमारा टॉपिक क्या है? राजभाषा। तो शासकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा। पहले सुन लीजिए, बाद में लिखिएगा। 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक बैठक हुई। एक बैठक चली हमारी, बैठक हुई, ठीक। और 14 सितंबर 1949 को तय हुआ और हिंदी को दर्जा दिया गया। काय का? हिंदी को दर्जा दिया गया इसी दिन राजभाषा का। तो आपसे पूछेगा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया है हमने? इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। याद रहेगा? तो हिंदी दिवस कब मनाएंगे? तो 14 सितंबर। क्यों? क्योंकि इसी दिन तय हुआ था कि हिंदी को हम क्या कहेंगे? राजभाषा। ठीक। इसके बाद अगर हम, चलो पहले इतना लिख लो फिर अनुच्छेद शुरू करते हैं। दो लोग किनके नाम नहीं लिखे इसमें? हमारा नहीं। बैठक से का आगे हो गया। जब तेज बोलते हैं ना तो वो इस वजह से हो जाता है। बैठक होती है 10 दिसंबर। कब होता है? 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। चाहो तो लिख सकते हो।
ठीक है, शुरू करें। चलिए देखिए, पहला आर्टिकल है 343। 343 का 1। 343 के 1 में क्या कहा गया? इन्होंने कहा था हमारी राजभाषा जो है वो कौन सी होगी? हिंदी। और लिपि जिसमें आप बोलते हो वो भाषा जिसमें लिखते हो वो कौन क्या होती है? लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है, इन्होंने इस दिन दर्जा तो दे दिया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हुआ लागू, तो हिंदी को राजभाषा, लिपि कौन सी बताई, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पता है हम पे अंग्रेज राज कर रहे थे और अंग्रेजों की मेन भाषा क्या थी? अंग्रेजी। और एकदम से सारे कार्यों को पलटना ठीक नहीं था, एकदम से हिंदी पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो उन्होंने इसके बाद एक कारण दे दिया था कि अगले 15 सालों तक, अगले ही आर्टिकल में हम लिखवाएंगे कि अगले 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होता रहे। अगली बात समझ में? तो लिख लो आप, राजभाषा हिंदी। संघ की राजभाषा ऐसे लिखो, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी। सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? अरे सबसे नई है जो तो तुम लिख रहे हो, नई हुई नहीं, पुरानी। तो कौन सी लिपि लिख रहे हो इस समय? देवनागरी तो लिख रहे हो, तो पुरानी कैसे हो? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी है। जब हिंदी पढ़ोगे, हिंदी आपका कोई रोल ही नहीं है आपके उसमें, तो कोई मतलब नहीं है। लिख लिया? चलिए अब डालिए, नोट करके यहाँ लिखेंगे। मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, नोट करके लिखेंगे। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, किंतु उसे लागू नहीं किया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, किंतु उसे लागू नहीं किया गया। किंतु उसे लागू नहीं किया गया क्योंकि, डैश करके छोड़ दीजिए, क्योंकि डैश करके लिखेंगे आर्टिकल 343 का 2, 343 का सब टाइटल 2, 343 का 2। ठीक है, 343 का सेकेंड लिखेंगे। अगले 15 वर्षों तक, अगले 15 वर्षों तक, ब्रैकेट में 1965, शासकीय प्रयोजनों में या शासकीय कार्यों में, अगले 15 वर्षों तक, ब्रैकेट में 1965, शासकीय कार्यों में अंग्रेजी, शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो 65 पूरा होने से ठीक 2 वर्ष पहले आ गया अधिनियम, जिसको बोला गया राजभाषा अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? सुनो पहले इत्मीनान से। इसमें कहा गया कि राजभाषा हिंदी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कह दिया इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी प्रयुक्त होती रहेगी, प्रयुक्त होती रहेगी। मतलब जैसा चल रहा है वैसा
चलने दीजिए। नाम हिंदी का चल रहा था और काम किसका हो रहा है? आज भी आप देख लो, नाम किसका है? बस हिंदी का। और आप देखो कोई भी ऑफिशियल काम हो, आपको कोई भी नोटिस मिले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम पढ़ेंगे, या संसद के विधेयक, सब किस भाषा में होते हैं? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी खत्म क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसके बाद एक अधिनियम आया जिसने ऐसा कर दिया कि कभी जिंदगी में ये खत्म नहीं होगी। राजभाषा संशोधन अधिनियम कहते हैं, राजभाषा संशोधन अधिनियम। और इस अधिनियम में कुछ ऐसा कहा गया कि कभी भी इंग्लिश अब खत्म नहीं होगी। इन्होंने क्या कहा इस अधिनियम में? कहा अंग्रेजी तब समाप्त होगी, या इंग्लिश लिख लो, इंग्लिश तब समाप्त होगी जब, अब देखो ये जब वाली कंडीशन देखो, एक तो कौन कर दे? संसद अगर बिल पास कर दे, ठीक, ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ सभी राज्यों की विधानसभा पास है, सभी राज्यों की, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए। अब कोई एक राज्य भी अगर नहीं चाहेगा कि इंग्लिश ना हटे, तो कभी इंग्लिश हट सकती है? आप पूर्वोत्तर के राज्य देखिए, नागालैंड देखिए, मिजोरम देखिए, उनकी राज्य की भाषा ही इंग्लिश है। वो लोग कभी चाहेंगे इंग्लिश खत्म हो? तो इसीलिए आज तक इंग्लिश का प्रयोग होता आ रहा है और भविष्य में कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सबकी मंजूरी चाहिए, एक एक आदमी। अगर ये वही होता नॉर्मल आधे राज्यों से अनुमति आधे से अधिक, तो समाप्त हो सकता था, इसलिए नहीं। याद रहेगा, लिख लीजिए फिर आगे। आगे भविष्य में इंग्लिश समाप्त होने की कोई भी चांस नहीं। सर इसे अधिनियम को ही समाप्त कर दिया जाए तब कोई बात नहीं। अधिनियम क्या होता है? कानून। कानून को खत्म कैसे कर सकते हो? खुद बताओ, कोई कानून है? कौन कहाँ से पास कराओगे? बात हुई। एक दिन ये मत कहते ना संविधान ही खत्म करवाया, सारा खाई गया, लोकतंत्र खत्म। पहले ही बताया नहीं था उत्तर कोरिया किम जोंग जी सबसे बढ़िया देखता है। जब भी कभी प्रसाद बैठे उसकी कुछ हरकतें देख लेना, खुश हो जाओ। बीच में बोल देते हैं तो उनको बहुत बड़ा सर 1950 में क्या कारण थे जो मतलब लागू नहीं किए? संविधान को 26 नहीं, आप पर उल्टा प्रश्न। संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। कारण क्या था मैं लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग मनाते थे स्वाधीनता दिवस। लाहौर अधिवेशन पीछे चले आओ इतिहास में, 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू क्या थे अध्यक्ष, उनने मांग की थी पूर्ण स्वराज की। तो उन्हीं ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया और मनाया स्वाधीनता दिवस। तब से हर 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। तो अब किसी भी डेट को आप अगर मनाओगे तो उससे आपकी भावनाएं खो जाएंगी। 15 अगस्त अंग्रेजों का दिया दिन था, उससे हमें कोई लेना नहीं था। हमारा मतलब किससे था? 26 जनवरी। तो हमने क्या करा कि संविधान को 2 महीने रोक दिया और तब लागू किया 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल आ जाइए 344।
344 344 आर्टिकल देखेंगे। इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपति की सलाह के लिए गठन होगा राजभाषा आयोग का। गठन होगा राजभाषा आयोग। तो आप पूछेगा प्रश्न, राजभाषा आयोग की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 344। ठीक है, आर्टिकल 344। अगर हम यहीं पे बात कर लें, लिख लिया, लिख लो आराम से, नोट जरूरी है बंदे। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग कब आया था? तो आयोग आया था 1 जून 1955 में। ठीक है, और ध्यान रखना, पहले ये आयोग 5 वर्ष के लिए आता था, बाद में इसकी अवधि बढ़ा के 10 वर्ष कर दी। ठीक है, पहला राजभाषा आयोग आया और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाल गंगाधर। और मैं यहीं से समझ गया तुम्हारी इतिहास की नॉलेज कितनी अच्छी है। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को मर गए थे। बाल गंगाधर खेर है। इतिहास जब पढ़ोगे, बाल गंगाधर की मृत्यु के बाद ही तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था। जिस दिन उनकी मृत्यु उसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चलो देखो, जब इतिहास पढ़ोगे तो उसी में आया था, तिलक स्वराज फंड बनाया था गांधी जी ने। उस जमाने में 1 करोड़ रुपए घंटे कर डाले थे, 20 लाख चरखे बांटे थे। ठीक है, आगे देखो, इसी में आई थी प्रथम संयुक्त संसदीय समिति बनती है। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, ये बनी थी नवंबर 1957 में। संयुक्त संसदीय मतलब इसमें संसद के सदस्य होते हैं। कहाँ कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं 30, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। टोटल सदस्य कितने हो गए? 30। ठीक है, तो संसद के 30 सदस्य मिलते हैं। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? अध्यक्ष वही थे जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। भाई उत्तर प्रदेश में रहते, याद रखो, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो राजभाषा आयोग आ गया। प्रथम हमारी संयुक्त संसदीय समिति की। अगला डालिए आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 हुआ, सॉरी 345। आर्टिकल 345
लिखेंगे प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं। ब्रैकेट में लिख सकते हो राज्यों की प्रादेशिक भाषाएं, ब्रैकेट में लिख सकते हो राज्यों की राजभाषा, स्टेट, राज्यों की राजभाषा। ठीक है। हर राज्य मैंने अभी बताया कि अलग अलग दर्जा देगा। हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा कितने राज्यों में, जरा आप बताओ, आपके हिसाब से किस किस राज्यों में हिंदी बोली जाती है प्राथमिक स्तर पर? हिंदी उत्तर प्रदेश भाषा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चलो आपकी बात मान ली, उत्तर प्रदेश। और बताओ? उत्तराखंड, उत्तराखंड बिल्कुल ठीक, बिहार बिल्कुल ठीक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पहली नहीं है, मध्य प्रदेश। पहले तो बिहार से जो कटा है कौन? झारखंड। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कटा है छत्तीसगढ़। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली राज्य नहीं है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली लिख लेते, केंद्र शासित प्रदेश में है दिल्ली। राजस्थान सर, इतने ही राज्य है राजस्थान ही होती है जिन्होंने हिंदी को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा दिया। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। एक राज्य कोई और हो सकता है, कौन सा? अभी किसी ने बोला भी था, राजस्थान। 9 याद है। ठीक है। तो 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया है। और ऐसे कितने राज्य जिन्होंने द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है, बताए? इसमें थोड़ी आपको कठिनाई हो सकती है। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ गुजरात, पहली गुजराती, दूसरी हिंदी। ठीक है। महाराष्ट्र, पहली मराठी, दूसरी हिंदी। तीसरा पंजाब, पहली पंजाबी, दूसरी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश और है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? विजयपुर। चलो याद है। ठीक है। तो ये लिख लीजिए कहाँ था। और आप लोग स्पेशल यूपी से याद रखो तो यूपी की 2 है, एक तो हिंदी पता ही लग गई और दूसरी कौन सी है? उर्दू। कल बताई थी उर्दू। 1989 कब जोड़ी गई है? 1989 में। ये स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि और भाषाएं बोली नहीं जाती, बोली जाती है। मुख्यतः इनको दर्जा दिया गया। जाके तुम जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलो, केरल में हिंदी बोलो, कोई रोक लेगा? कोई समझेगा नहीं तो नहीं, अपने दोस्त को संग ले जाना है, वो तो समझेगा। या फोन से कन्वर्ट कर लो तुरंत आजकल तो। ATFs भी तो आता है उससे। और बाकी टूरिस्ट जगह पे जाओगे ना तो वहाँ सब कुछ समझते हैं, सबको पता पैसा कैसे कमाना है। तुम बिजनेस जाओगे तो सब जगह बोलते देखिए। अब तुम सोचो चलो दुबई घूमने जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया जगह सबको इंग्लिश आती होगी, इशारों में समझाना आना चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े लेके क्या खरीदोगे तो बात वो देखी जाएगी। ठीक है, ये सभी समझते हैं सब टूरिस्ट जगह पे सब कुछ होता है। लेकिन इन्हें बता दीजिए प्रादेशिक क्या होता है?
प्रादेशिक स्टेट जैसे राज्य नहीं होते, प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेश से प्रादेशिक। इनको क्या लग रहा है कि मतलब अन्य देश के राज्य ये जैसे अपने ही देश के है, अपने ही देश के है तो पता है भाई। डाउट हो बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डाउट ऐसा ना हो जो दिक्कत वाला। आज मैं सुबह अमेजन जंगल पढ़ा रहा था किसी बैच में, वहाँ बच्चों को समझा रहा हूँ, बच्चा बन चल रहे थे तो जंगल की बात हुई, वो पीछे पड़ गया, सुन कुछ नहीं रहा सर, इसमें एनाकोंडा पाया जाता। एनाकोंडा अजगर में फर्क को लेके एक घंटे का क्लास कब चला गया पता नहीं। नुकसान मैंने बताया, तुमने ही अपना थोड़ी ना। नागालैंड अगर लिखना चाहो तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रादेशिक भाषा इंग्लिश है। तो ये लोग कभी खत्म होने देंगे इंग्लिश को? नहीं। ठीक है। राज्य हटाने पड़ेगा, इन राज्य को हटाना पड़ेगा। राज्य हटा जो यूटी बना दो। पहले ये यूटी तो थे साहब, जब पढ़ोगे ये सब पहले पूर्वोत्तर, तो धीरे धीरे राज्य का दर्जा दिया। सर पहले तो एक ही भाषा होगी, हिंदी राज्य तभी तो भाषा बढ़ेगी। बोलते थे, दर्जा नहीं दिया जाता। संविधान बना तो 14 भाषाएं थी, लिखवाई थी, तो वो 14 तो पहले थी। बोलते थे लेकिन उस हिसाब से बटे नहीं थे, ठीक है। जैसे आप यही देखो, ये बटे थे, ये भाषा के आधार पर जब हमने बांटा, पहले पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा एक ही तो थे तीनों, लेकिन जब वो बांटा शाहयोग पढ़ाया था, हिंदी बोलने वाले चंडीगढ़, पंजाबी बोलने वाले, ठीक है, ऐसे करके बटे। आगे लिखेंगे आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 पत्र आदि की राजभाषा, पत्र आदि की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। पत्र मतलब लेटर, पत्र आदि की राजभाषा, बताओ क्या कहना चाह रहा है। कभी ऐसा तो होगा भाई, तो केंद्र सरकार है तो राज्य को लेटर तो लिख सकती है, वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है। तो भैया चाहे केंद्र राज्य को लिखे, चाहे राज्य केंद्र को लिखे, तो वो जो लेटर होगा वो किस भाषा में होगा ये आपस में तय कर दे। ऐसे ही 2 राज्य अगर आपस में पत्र व्यवहार करते हैं तो वो भाषा की कौन से भाषा में होगी वो तय कर लिया। वही चीज बताइए कौन से आर्टिकल में, 346। आगे बात समझ में। नॉर्मली 99% इंग्लिश ही होती है, ठीक है। जैसे आप केरल को लिखो, आपको हिंदी आती, केरल वाले को मलयालम, तो वो कहेंगे भाई बीच की भाषा कोई तय कर लो, तो इंग्लिश ही होती है नॉर्मली। राजा के समय तो देशी का होता, तो लोकतंत्र तो नहीं था राजा के। अब जैसे मुगल शासन है, हर कोई अलग है। मुगल शासन की हिंदी भाषा थी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तो जो ताना से मतलब राजतंत्र में तो जो राजा तय करेगा वही होगा। अब आप इधर चले जाओ, 712 ईस्वी से पहले सारे हिंदू शासक तो हिंदी। बौद्ध धर्म में कौन सी थी? पाली। जैन धर्म, प्राकृतिक, तो हर समय मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले किसने किया था? अब देखो इसी बात में सबसे पहले किया था अब्दुल्ला और बुंदेला ने, लेकिन वो सफल हुआ। दुनिया हमेशा सफल को याद रखती है, असफल को नहीं। तुम फेल चाहे 1 नंबर से हो चाहे 1000 नंबर से। चांद पे पहला व्यक्ति कौन उतरा? नील आर्मस्ट्रांग। सब दिखाते, दूसरा कौन? और ठीक 5 मिनट का फर्क था। उसी प्लेन में थे, 3 लोग गए थे, 5 मिनट बाद उतरे थे एल्ड्रिन। लेकिन दुनिया के नाम जानती है उनका, और कोई फर्क है 5 मिनट में। लेकिन कोई मैंने कहा ना, फेल चाहे 1 नंबर से हो चाहे 100 नंबर, फेल मतलब तुम किसी से कहो ना, भले ईमानदारी से 1.5 नंबर से 1 नंबर से रह गए, यार एक पीछे क्या है साला बता यार, एक होगा तो जाए, यही सोचो, ठीक है। चलिए अगला डालिए आर्टिकल 347।
आर्टिकल 347 या 347 मत लिखिए, 348 लिखिए सीधे। 348 348 उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा, उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी कार्रवाइयां होंगी, होती है कार्रवाइयां, सम्मन भेजा जाता है, वकील को लेटर जारी होता है, जो अपराधी है उसको लेटर जाता है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही होगी तो उसकी भाषा की जिक्र है। और नॉर्मली वो भाषा कौन सी होती है? इंग्लिश। मैं कह तो रहा हूं, जैसे भारत के संविधान में राष्ट्रपति है वैसे ही हमारी भाषा हिंदी है, वो भी नाम का, हमारी हिंदी भाषा भी नाम की, किसी का, ठीक है। संसद और विधानमंडल में भी वही होता है। जाना है तो फोटो क्लिक कर लो, फिर चल जाना, वैसे बच्चे का हमें एक और कम हो जाओ, एक जना क्लिक कर लो। हाँ, एक तो खींचने वाली कम हो जाता है। भर्ती का है? अच्छा, आर्मी भर्ती की चल रही है। अरे वो हमसे पूछा कि बच्चे क्यों कम हो गए, तो हमने कहा शायद एग्जामिनेशन फॉर्म या भर्ती। बेरोजगारी कितनी है, ये नहीं देखते। गाली चलिए, अल्लाह इतनी बात डालिए। आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 आर्टिकल 350 व्यथा निवारण के लिए भाषा, व्यथा निवारण के लिए लिखना पाओ तो ये लिखना, व्यथा निवारण के लिए भाषा, व्यथा निवारण के लिए भाषा। तो ये क्या है ये बताते हैं। व्यथा निवारण के लिए, व्यथा निवारण, मान लो आपको हिंदी भाषा आती है, आप पहुंचे केरल घूमने, आप गए केरल घूमने और आपका सामान हो गया वहां चोरी। अब सामान चोरी हो गया तो पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाओगे कि नहीं? अब पता लगा वहां पुलिस वाले को आपकी मलयालम, तुम बोल रहे हो हिंदी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अपनी व्यथा बता रहे हो उससे, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा, तो ऐसे में क्या वो आपकी एप्लीकेशन या FIR लिखने से क्या मना कर सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप कभी भी किसी भी राज्य में जाए, 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा, चाहे वो केंद्र का अधिकारी हो चाहे वो राज्य का अधिकारी हो, अपनी व्यथा निवारण दे सकते हैं, लेटर दे सकते हैं, वो उसी को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको मना तो लिखेंगे किसी अधिकारी के, ऐसे लिखो व्यथा निवारण के लिए, व्यथा निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति ब्रैकेट में नागरिक या अनागरिक, मतलब विदेशी भी हो, नागरिक या अनागरिक, प्रत्येक व्यक्ति नागरिक या अनागरिक अपनी व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य के अधिकारी को, संघ या राज्य के अधिकारी को, संघ या राज्य में प्रयुक्त होने वाली
संघ या राज्य के अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा में आवेदन दे सकता है, भाषा में आवेदन दे सकता है। आवेदन दे सकता है, वह अस्वीकार नहीं करेगा, वह अस्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? अगला डालिए आर्टिकल 350 का ए, हिंदी में का, इंग्लिश में ए। लिखेंगे, लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। लिखेंगे शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करें। मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त, शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था का प्रयास करेगा, व्यवस्था का प्रयास करेगा। ठीक है, नॉर्मली जो आपको प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है वो कोशिश ये की जाएगी सरकार द्वारा या संघ द्वारा कि आपको आपकी मातृभाषा में ही शिक्षा दे, जिससे दिक्कत ना आए। अब ऐसे तुम बचपन से हिंदी बोल रहे हो, तुम्हें पढ़ाने में चाइनीज लगे तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, या कोई मलयालम में ही पढ़ाने लगे चलो अपने देश में तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आप वहाँ क्या सीखोगे ना आपके घर वाले आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आपको बचपन से ही आपकी मातृभाषा में शिक्षा। अगला डालिए 350 का बी, 350 का बी लिखेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी, विशेष अधिकारी, ब्रैकेट में लिखो भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, उसको कहा क्या जाता है भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त। यहां तक कोई समस्या बताए? नोट करके एक लाइन लिखिए, नोट करके एक लाइन लिखेंगे। आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 ए तथा 350 बी, आर्टिकल 350 ए तथा 350 बी 7वें संविधान संशोधन 1956 में जोड़े गए। 7वें संविधान संशोधन 1956 में जोड़े गए। 7वें संविधान संशोधन 1956 में जोड़े। ठीक है, लास्ट आर्टिकल आज का मतलब इस भाग का 351 है। लास्ट आर्टिकल क्या चीज बताओ, 350 का भी देखो। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समझते हो, पहले तो ये शब्द समझो, ये क्या होता है? जिनकी संख्या कम। बस बिल्कुल सही। अल्प मतलब कम, जिनकी संख्या कम हो उसको क्या कहेंगे? हमारे यहाँ अल्पसंख्यक दो हिसाब से होते हैं, एक होते काय के आधार पर और एक होते काय के आधार पर। ठीक, तो हम लोग इस पूरे भाग में भाषाओं के विकास की तो बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे भारत में अल्पसंख्यक वर्ग भी जिनकी अलग अलग भाषाएं, छोटी छोटी भाषाएं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हम धार्मिक भाषाओं को तो जैसे हिंदी है, उर्दू है, इसको तो पढ़ा के देंगे ही देंगे जो बड़े धर्म है, लेकिन ऐसा ना हो भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो पीछे रह जाए। तो इनका विकास करने के लिए बाकायदा एक अधिकारी रहेगा
जो देखरेख करेगा कि इनका विकास सही से हो रहा है कि नहीं। उसी अधिकारी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक आयोग। आगे बात समझ में? जैसे यहाँ क्लास चलती है, आज कहा गया कि कल वीडियो मैंने डाली अपलोड करी तो वहाँ वीडियो सही नहीं कट हो गई, तो वहाँ से अधिकारी ने मुझसे कहा कि भैया आप सही से बनाइए, तो आज हमने कैमरे चेक करे या बनाए, तो यही कारण था। वो भी एक अधिकारी को देख रेख कर रहा है, ऐसे ये अधिकारी काय की देख रेख करेगा, अल्पसंख्यक की भाषा। आगे बात समझ में? चलिए अगला डालिए आर्टिकल 351। तुम लोगों के प्रश्न आते कम है, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के किनारे आ गए, लेकिन प्रश्न उस हिसाब से आए नहीं अभी तक। आर्टिकल 351 अभी पढ़ोगे तो जो समस्याएं आएंगी वो यहीं पे निवारण हो सकता है। आगे थोड़ी बहुत दिक्कत बना तब भी नहीं करूंगा, किसी न किसी माध्यम से संचार कम्युनिकेशन होगा, लेकिन फिर थोड़ी समस्या रहती सामने में, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, 351 लास्ट आर्टिकल लिखिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश या निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश या निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, निर्देश बोल दीजिए, निर्देश लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लिखिए नोट करके, भाषा से संबंधित अन्य उपबंध। भाषा से संबंधित अन्य उपबंध, और कहां कहां भाषा का जिक्र हुआ है, किस आर्टिकल में या कहीं और, आप बताइए जरा मुझे। भाषा से संबंधित अन्य उपबंध और कहां कहां भाषाएं पढ़ी हुई? नोकिया मोबाइल अगली तो वाला पीछे वाली। अरे अनुसूची 8, अनुसूची 8 में पढ़ी थी, तो लिखो पहला अनुसूची 8। अनुसूची 8 कितनी भाषाएं हैं? 22। याद है किसी को? 22 है? अभी तुम ही याद बता दो। राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी और इंग्लिश नहीं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैप भरना सीख ही जाओगे या भरोगे। कश्मीर में कश्मीरी, मेरा नाम पंजाब में, राजस्थान छोड़ना मैंने हाईलाइट करके होता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश को, सॉरी तमिलनाडु में, नाडु छोड़ रहा है तमिल, और तमिल के साथ हमेशा कौन लगी होगी? तेलुगु। उड़ीसा में, बंगाल में, असम में, असमिया। बस उसके बाद हमने ट्रिक बताई थी नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और एक ट्रिक बताई थी बोडमास, बोडो, डोगरी, मैती, संताली, और 3 कौन सी थी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेना, याद कर। ठीक है, हाँ याद करिए, कब कब जुड़िए, सब लिखाए थे, संशोधन कैसे याद करने ये भी बताए थे। अगला डालिए, अगला बताइए आप आर्टिकल 29, देखें किसे याद। अगला आर्टिकल 29 बताओ। अल्पसंख्यक इसी में होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अल्पसंख्यक, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति बनाए रख सकता है, तो ये भी आर्टिकल इसी में आएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल इसी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, कौन सा आर्टिकल? 30। अब यार डिटेल थोड़ा लिखाऊंगा, जब देख चुके हम तो। अगला आर्टिकल ये चाहो तो लिख लेना, ये शायद ना लिखाओ। आर्टिकल 120, भाग 5 से तेजी से निकल आए थे हम लोग। लिख दो, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ऐसे दिखाई नहीं पसंद का शिक्षण संस्थान वाला। हाँ बिल्कुल सही, शिक्षण संस्थान है तो अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर है। अगला आर्टिकल एक और याद रखना है आपको, 210। राज्य में क्या होता है? विधान मंडल। विधानमंडल से बनते हैं विधानसभा। विधानमंडल के अंदर होती है विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा वाले एमएलए और विधान परिषद वाले एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने राज्यों में विधान परिषद? 6। ट्रिक भी बताई थी याद करने की।
नहीं बताई थी, आम तेलंगाना बिकाऊ है। नहीं सर बताई थी, गोली ने मारा, जितने कहा नहीं बताई। तैयार ना हो कुछ बताई। अच्छा ये बताए, जैसे कोई सांसद है, मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लिख सकते हो आप। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी कोई है, सांसद है, ये संसद में किस भाषा में बोलेगा? सांसद संसद में कौन सी भाषा प्रयोग करेगा? इंग्लिश करेगा ये। जो भाषा उसका कोई भी कर सकता है। कर सकता है कोई भी नहीं कर हिंदी सकता और है, इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश। ट्रांसलेशन मेनली ये दो है। लेकिन अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश नहीं आती तब बोलते तब वो अध्यक्ष से परमिशन लेगा। अगर विधान तो लोकसभा में है तो स्पीकर से, और राज्यसभा में है तो सभापति से, तब अपनी लोकल लैंग्वेज या लोकल भाषा में बोल सकता है, या जिस राज्य में। जैसे मान लो केरल का, केरल की बात चल रही है तो केरल का गया, उसे ना हिंदी आती ना इंग्लिश, उसे मलयालम आती है, तो ना हिंदी ना इंग्लिश, तब वो परमिशन लेके बोल सकते हो। ऐसा ही यहाँ पर जो हमारे विधायक होंगे या फिर क्या होंगे एमएलसी, ये भी किस भाषा में बोलेंगे? मेनली इनसे कहा जाएगा या तो हिंदी बोलिए या फिर इंग्लिश। लेकिन अगर नहीं तो अनुमति के बाद, बस ये लिख लेना, अनुमति के बाद किसी भी मतलब 22 भाषाओं में से कोई एक, ऐसा नहीं कोई भाषा, 22 भाषाओं में से जो संविधान में। तो लोकल लैंग्वेज मतलब 22 भाषा है। और ये भी गाय के बाद अनुमति। याद रख सको तो याद रखो, लिखना चाहो तो ले सकते हैं। ये कल सर 3 आयोग कराए थे, SC ST OBC, इनमें जो सिर्फ मुस्लिम लोग होते हैं उनमें भी जातियां बटी हुई होती हैं, वो भी OBC में आते हैं। बिल्कुल ओबीसी भी होती है, जनरल भी होती है, ऐसा खान लोग होते हैं वो जनरल में आते हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी में ही है ज्यादा, इसीलिए तो सबसे ज्यादा आरक्षण ओबीसी को है, लेकिन मिलता नहीं, वो हमने बताया था क्यों। तो फिर से बता दीजिए। अरे आरक्षण सबसे ज्यादा ओबीसी को, अरे एक रोटी 10 लोग खाए, एक रोटी 4 लोग खाए, तो किससे ज्यादा मिलेगी? 4 वालों को तो मिलेगी। तो SC ST का आरक्षण तो कम है, लेकिन उसमें लोगों की संख्या कम है। ओबीसी में संख्या भरमार। आप में से पुलिस का पेपर दिया था किसी? क्या रहा उसमें से भी क्वेश्चन कम रहेगा, 89 क्वेश्चन सही थे। नहीं, मेरिट भी इस बार हाई हुई है। 98 नहीं होगी, 98 इसमें से PSC के पद नहीं थे, PSC के पद नहीं थे। अब आ रही 50,000 फिर से लगे रहो करते। एक चीज होती है ना सफलता निरंतर, मतलब ये नहीं कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ो दूसरे दिन कटी खा ली, 2 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलरिटी रखो। थोड़ी हिंदी खराब हो गई थी। 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटा हिंदी जीएस पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है वो। पहले सब पढ़ो तो तभी तो पता होगी कहाँ से पूछेगा। पहले तो सिलेबस भी तो पूरा करो एक बार। अब देखना क्वालिटी बढ़ी है, क्वेश्चन आएगा तो इसी नोट में ना मिले तो कहना, ठीक है। चलिए अब डाल दीजिए भाग 18, खतरनाक वाला भाग आ गया। भागते नहीं भाई, कोई समस्या हो तो पूछ लो। ऐसा नहीं सर तबीयत खराब हो रही है, वो वाली समस्या नहीं। इमरजेंसी, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? आपातकाल कहाँ से लिया है? आपातकाल जनवरी से। अगर जर्मनी का भी ऑप्शन में ना मिले ना तो 1935 भारत शासन अधिनियम। सुन लो फिर से, आगे याद रखना। कहोगे सर दोनों से कैसे? मैंने कहा ना अगर एक जर्मनी ऑप्शन में ना मिले तो जर्मनी से बेसिकली ज्यादा डीप पढ़ोगे तो जर्मनी से मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, उस समय का पढ़ा है। मेस्ट्री हमने लिया कहाँ से है? तुम इसे रहने दो, तुम्हारे एग्जाम में जर्मनी ही आएगा, इसे रहने कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो हाँ कर दोगे, बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। जर्मनी यही का था सर हिटलर है, हिटलर यही का था। हिटलर, अरे हिटलर की तो बात ही मत करो। पढ़ी का भी विश्व इतिहास पढ़ना तो उसमें हिटलर कहानी है। हिटलर अगर किसी का फैन हुआ तो वो हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस जब मिलने गए थे, हिटलर ने अपने क्लोन बना रखे थे, अपने बहुत से क्लोन, क्योंकि उसे जान का खतरा था। पूरा विश्व के लिए एक तरफ जर्मनी था,
तो कोई मिलने आता तो अपना क्लोन भेजता था। सुभाष चंद्र बोस से मिलने पहले क्लोन भेजा, बातचीत ही नहीं करी, दोबारा भेजा, बातचीत नहीं करी। तो तिवारा जब अपने ओरिजिनल हिटलर के होते तुरंत हाथ मिला सुभाष चंद्र बोस ने, बोले आपने मुझे पहचाना कैसे? हालांकि उनकी किताब में तो यही लिखा, उन्होंने कहा हीरे की पहचान जौहर ही कोई होती है, ऐसी मुझे पता है कि आप हिटलर। तो वो इसी बात से इतना इम्प्रेस हो गया। देख नहीं ना, पूरी सेना लेके सुभाष चंद्र बोस आ गए थे लड़ने। वो तो विश्व युद्ध परमाणु बम अगर ना गिरते जापान के तो हो सकता है लोग आजादी छीने होते। ये आजादी हमें क्या है, मिली है, ले भाई रख लो, दान पुण्य वाला। हमें आजादी कौन से आंदोलन ने दिलाई? अगर कोई कहे भैया आंदोलन से आजादी मिली तो कौन से आंदोलन से मिली? असहयोग आंदोलन 1920, आजादी 1947। लास्ट आंदोलन था कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, वो हुआ ही नहीं। वो तो 1931 है, वो भी नहीं है। आखिरी आंदोलन से तो मिलेगी। ये आजादी हमें जबरदस्ती दी गई थी, क्योंकि हमने बताया था विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज क्या हो गए थे, कमजोर। चलो उनकी बात बाद में करेंगे। हिटलर की बात करती है जर्मनी। देखो आपातकाल, सबसे पहला आपातकाल है, पहले समझ लो फिर लिखवा देंगे इत्मीनान से। राष्ट्रीय आपातकाल, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में आती है। ये इमरजेंसी लगती कब है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके 3 कारण। कब लगेगी? पहला कारण युद्ध, हम किसी देश से क्या करने लगे। दूसरा बाह्य आक्रमण, हम पे कोई देश बाह्य आक्रमण कर दे। और तीसरा राष्ट्रीय विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ विद्रोह हो जाए, यानी आम भाषा में दंगा हो। ठीक है, लेकिन सुनो, पहले ये शब्द नहीं था। 44वें संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति, पहले कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति के स्थान पर इसको शामिल किया। ठीक है, तो अगर ये 3 स्थिति हो, जरूरी नहीं है ये आ जाए तभी, अगर इनकी संभावना भी है, तीनों की संभावना भी है, तो देश में तुरंत क्या लगा दिया जाएगा? नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा, क्या अब तक लगी है इमरजेंसी? बिल्कुल लगी। 1962 भारत चीन युद्ध, हम इस युद्ध में पूरी तरह हारे थे और आसियाई चीन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो हमसे छिना था और आज भी चाइना के पास। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, ये वो पाकिस्तान है जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं। पूर्वी बांग्लादेश जिस पहले पूर्वी पाकिस्तान था, हमने इसको युद्ध करके जीता और इंदिरा गांधी के समय, और इसको क्या बना दिया? बांग्लादेश। तो इसको बांग्लादेश संकट भी कहते थे, क्योंकि पाकिस्तान में संकट आया था। बताएंगे कहानी अभी। 1975 इंदिरा गांधी के समय दंगे हुए थे, आंतरिक अशांति, क्योंकि उस समय कौन सा शब्द प्रयोग होता था? आंतरिक अशांति के आधार। और ये वाला यूपी पुलिस में भी पूछा गया है कई बार, और जीडी में भी। ये वाला एसएससी ने बहुत पूछा कि आंतरिक अशांति के आधार पर जब आपातकाल लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन? तो याद रखना, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। वो तो इन दोनों में प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, और यहाँ हमारे कौन थे? पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों में इंदिरा गांधी। अभी लिखवा देंगे, चाहे तो लिख लेना। यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यहाँ हमारे बीबी गिरी जहां बोलो। ठीक है, लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। यही लिख दूं पीएम और सीएम, या अपने आप लिख सर जनता कर्फ्यू एक दिन का लगा था इसके, अभी बता रहे, आपकी भी चर्चा करें। पीएम और राष्ट्रपति यही पूछे जाते हैं। ऐसे यहां भी लिख लीजिएगा पीएम और राष्ट्रपति। पीएम और राष्ट्रपति क्या हो जाए, इतना खुश क्यों भाई? प्रधानमंत्री अभी बताए पंडित नेहरू या पीटी नेहरू लिख दे रहा हूं, और राष्ट्रपति उस समय वाले पहले ही थे, सर्वपल्ली, पहले थे दूसरे थे राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति इंदिरा गांधी।
बीबी गिरी। बीबी गिरी की और एक खास बात बताइए, वो मतलब क्या मतलब? सर वो आप कम टाइम के लिए फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आप लोगों ने, मैंने शायद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फैक्ट को लिखा दिए थे, राष्ट्रपति के नहीं लिखा थे, वही तुम लिखते नहीं होंगे। तो अभी मौका मिला अगर अंतिम दिनों में, क्योंकि अब टॉपिक हमारे 18वां भाग चल रहा है, किनारे पे ही आ गए, आज की बात 22 ही है। गैर कांग्रेसी कौन? बीबी नहीं, तो ये बता दीजिए। वो मोरारजी देसाई थे। बीबी गिरी जिनके समय में 2 बार मतगणना हुई, 2 बार भी आया, तो 2 बार मतगणना किसके, यानी द्वितीय चरण की मतगणना किसके समय हुई? बीबी। यहाँ पे ये लिख लेना, ये 3 स्थिति आने पर या केवल इनकी संभावना होने पर। ये स्थितियां आने पर या संभावना हो। सर जी ये आदेश कौन देता है लगाने के लिए? अभी मैं लिखवाऊंगा, सब राष्ट्रपति देगा, पीछे मंत्रिपरिषद ही होगी, नाम राष्ट्रपति का होगा, फिर संसद से पास कराना होगा, कब तक रहेगा वो भी सब लिखवाएंगे। अभी तो पढ़ा है शुरुआत, अभी इसका प्रभाव क्या हो जाएगा अगर ये आ गया तो। सही चल रहा है जी जी जी। कट तो नहीं रहा किसी का चेहरा, पूरा बोल रहा है। हाँ बहुत पूरा बोर्ड आ रहा सही। वोट के संग बैंक तो आना चाहिए। देख लिया? तो ये 3 स्थितियां आए या इनकी केवल क्या हो, और कोई युद्ध हुआ इसके अलावा हमारे? कारगिल युद्ध 1999 बिल्कुल ठीक, लेकिन उस समय आपातकाल नहीं लगाया, तो इतना बड़ा संकट नहीं था, हल्का फुल्का युद्ध था, निपटा लिया हमने पाकिस्तान को हल्के। ठीक है, और कोई युद्ध हुआ था है? अरे लिखो पहले, और कोई युद्ध हुआ था कि नहीं? पता नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो 1962 के भारत चाइना युद्ध में हम पूरी तरह हारे और चाइना ने हमें पूरी तरह से, मतलब एक तरह से हराया। तो अब पाकिस्तान ने सोचा इस समय भारत है कमजोर, तो हम भी क्या कर दे, हमला कर दे। तो 1965 में हमारा हुआ था पाकिस्तान से युद्ध। लेकिन एक चीज आप याद रखना, उन्होंने सोचा भारत हार गया तो कमजोर है, तो पाकिस्तान ने सोचा हम भी हरा लेंगे, लेकिन शेर भिट्टा भी बूढ़ा हो जाए सुपर से थोड़ा हार जाएगा, तो इसी वजह से इस युद्ध में हम जीत गए। ठीक है, याद रहेगा। अब आप कहोगे सब तो आपातकाल क्यों नहीं लगाया? अच्छा युद्ध था ये भी, क्योंकि जो 62 वाला आपातकाल था ये हमारा 67 तक चला था। ये कब तक चला था?
62 वाला कब तक चला? तो जब ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या लगाने की जरूरत है? अब यहीं देखो 1971 वाला आपातकाल 1977 तक चला, तो फिर क्यों लगाना पड़ गया 75 में? अगर पहले वाली बात पे हाँ कर दी तुमने तो दूसरी बात पे क्यों हुआ? जब भी नेचर चेंज होगा यानी कि प्रकृति चेंज होगी तब लगाना पड़ेगा, प्रकृति चेंज नहीं होगी तो नहीं। ये भी युद्ध था, ये भी युद्ध था, सेम था नेचर, इसीलिए नहीं लगा। ये युद्ध था लेकिन ये क्या था? आंतरिक अशांति, इसी वजह से हमको लगाना। याद रहेगा? चलिए ठीक है। तो 65 में युद्ध हुआ लेकिन उस समय हमने नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो ये आपातकाल लगता कब है, कौन लगाता है? देखिए याद समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। शांति मतलब जो दंगे इंदिरा गांधी। देखो इसकी घोषणा बेटा करता कौन है? अगर जरूरत पड़ जाए तो इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपसे पूछेगा नेशनल इमरजेंसी या कोई भी आपातकाल, तीनों अभी पढ़ेंगे, सबकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति की मनमानी चले, आपको पता है सलाह पीछे कौन दे रही होगी? मंत्रिपरिषद। लेकिन इसको एक माह के अंदर कहां से पास कराना होगा? संसद। अगर पास होगा तो लागू हो जाएगा अगले 6 महीने। कितने महीने के लिए? और अगर फेल हो गया तो हो जाएगा समाप्त, बात ही खत्म हो जाएगी। याद रहेगा? आपको संसद से पास कराना होगा और कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत, ठीक है। 1 महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर आपको पास कराना है। अगर पास कर दिया तो लागू रहेगा अगले कितने महीने के लिए? ठीक है। इसे 6 माह करके हाँ बढ़ाया जा सकता है। कब तक? अनंत समय, जब तक स्थितियां सामान्य। अनंत तो जानते हो, ठीक है, याद रहेगा, लिख लीजिए। डालिए राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, ठीक है। बताइए क्या होगा आपके साथ? सर ये क्या 6 माह करके बढ़ा जा सकता है? आपातकाल 6 महीने तो आगे बढ़ा लागू हो गया, फिर 6 महीने पास करा दीजिए, फिर से पास हो जाएगा, फिर 6 महीने। तो 6 माह करके कब तक बढ़ाया जा सकता है? जब तक स्थितियां सामान्य ना हो, ठीक है। वही पूछता है, हंसने क्यों लगते हो भाई? कुछ चीज तुम्हें पता है, उन्हें नहीं पता, कुछ चीज उन्हें पता, तुम्हें नहीं पता। जनता परेशान होगी, परेशान होगी, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी। चलो लिखो प्रभाव पहला। आर्टिकल 358 प्रभाव में जब भी 352 लगेगा तो 358 फ्री मिलता है, ठीक है। 352 लगते ही कौन सा फ्री मिलेगा? आर्टिकल 358। लिखो अनुच्छेद 19 में दी गई सभी स्वतंत्रताएं,
अनुच्छेद 19 में दी गई सभी स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। अनुच्छेद 19 में दी गई सभी स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। निलंबित मतलब सस्पेंड, जब तक स्थितियां सामान्य ना हो, स्वतः निलंबित हो जाएंगी। क्या था आर्टिकल 19, मुझे बताएगा कोई? स्वतंत्रता का अधिकार तो था, उसमें थी कितनी स्वतंत्रता हमने बढ़ाई थी? बोलने की स्वतंत्रता, संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की। अब मान लो जैसे शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा कर रहे हो, यहाँ पे तुम कर रहे हो कश्मीर में, अब सेना को आने जाने में दिक्कत होगी कि नहीं? भाई तुम अपने मौलिक अधिकार पे डटे हो, इस वजह से उन्होंने कहा पहले ही सब खत्म कर दो, कोई भी आदमी अपने अधिकार मांग ही ना सके, ठीक है। लेकिन इसे निलंबित कौन करता है? खुद ही हो जाता है। जैसे ही घोषणा राष्ट्रपति करेगा वैसे ही आर्टिकल 19 फिर अगला लिखो, राष्ट्रपति, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। ठीक है, अन्य सभी मौलिक अधिकार चाहेगा तो कर सकता है, अन्यथा 20 व 21 नहीं होते कभी भी निलंबित। इसलिए सबसे मजबूत मौलिक अधिकार कौन से? 20 व, क्या था आर्टिकल 20? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप कोई अपराध करते हो तो क्या क्या संरक्षण मिलेगा बताया था। और आर्टिकल 21 वाला मत भूलो तुम लोग, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने को 21A है, जीवन जीने का, ठीक है। तो याद रहो जीवन तो जियोगे ही, और हमला करते तो क्या मारते तुम्हें? नहीं ऐसा कर सकते, ठीक है। अगला लिखो, लिखो राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी जाती हैं। राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी जाती हैं। राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी जाती हैं, मतलब राज्य वाले सब खत्म, सारी पावर कहां पहुंच जाएगी? सेंट्रल। राज्य सरकारें खत्म कर दी जाती है, ऐसे समझो। अभी आपसे पूछे भारत में शासन कैसा है, तो संघात्मक। संघात्मक का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, जब शक्तियां बटी हो देश और, या संघ और राज्य, देश का लिख के संघ लिखो, तो ये कैसा होता है? संघात्मक। ठीक, एक होता है बेटा एकात्मक। एकात्मक का मतलब सारी पावर किसमें आ जाएगी? हम आपातकाल में कैसे हो जाते हैं? एकात्मक। और नॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण। साधारण हम लोग कैसे चलते हैं? संघात्मक। तो आपसे पूछेगा भारत का शासन कैसा है, तो भारत का शासन है बेटा अर्धसंघात्मक। कैसा है? याद रहेगा, एकात्मक जब एक में पावर आता है, संघात्मक जब बटी हुई। इस समय जैसे चल रहा है नॉर्मल है तो संघात्मक है, लेकिन इमरजेंसी आ जाएगी तो सारी राज्य सरकारें खत्म। क्यों करते हैं पता है? पता लगा हमारा हमला हमसे पाकिस्तान ने गुजरात वाले इलाके से कर दिया, ये कच्छ के रण से कर दिया, ठीक। अब ऐसे में मान लो गुजरात में कोई ऐसी सरकार है जो सेंट्रल के एंटी हो, खिलाफ हो, तो ऐसे में ये इसको एंट्री ना दे, कुछ गड़बड़ करे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया तुम सब खत्म, सारी पावर किसे दे दो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला लिखो, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर ध्यान करो, आर्टिकल 249 लिखवाया भी था हमने। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। ठीक है, और एक और लिख लो, फिर अगला लिखते हैं। लिखो, राज्य का बजट संसद में पेश होता है।
राज्य का बजट संसद में पेश होता है। अब यानी राज्य के लिए कोई कानून बनाना है तो वो भाई राज्य सरकार तो खत्म हो गई है, तो वो भी कौन बनाएगी? सेंट्रल। और अगर कुछ बजट है तो वो भी कौन लाएगी? तो यहाँ पे भारत संघात्मक से क्या हो जाता है? एकात्मक। याद रहेगा? चलिए अगला देखिए, अगला देखेंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। लेकिन हमारे संविधान में ये शब्द नहीं है, इसकी जगह क्या है? राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो। जैसे बजट ये बोल देते हैं लेकिन बजट शब्द नहीं है, ऐसे ही राष्ट्रपति शासन में हम लोग राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होगा। सीधे समझ जाओ, एक राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चले तो उस राज्य में क्या लगा देंगे? एक राज्य का शासन। ठीक है, इसकी भी घोषणा कौन करेंगे? कौन करेगा? सोचो, राज्य का है राज्यपाल, राष्ट्रपति ही करेगा। बस पहले बताए आपातकाल सारे जितने होंगे वो कौन करेगा? तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कभी पेपर में, इसीलिए पूछवा है कि राज्य सोच के यहाँ विधक बच जाना। आपातकाल इमरजेंसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इमरजेंसी का मतलब ही सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो उसे कितने दिन के अंदर पास कराना था? 30 दिन के अंदर। इसे कितने दिन के अंदर कराना था? क्योंकि वो इमरजेंसी थी देश के ऊपर, ये इतनी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। 60 दिन के अंदर संसद से क्या कराइए? पास। अगर पास कर दिया तो लागू हो जाएगा कितने दिन के लिए? 6 माह। 6 माह करके कितने साल तक? 3 वर्ष तक बढ़ाया जाए। लेकिन इसका एक अपवाद है, पंजाब में संशोधन किया गया, 5 साल तक चलाया गया। ठीक है, फेल हो जाएगा तो सारी की बातें कि क्या हो जाएगा? समाप्त। लिखिए फिर आगे इसका क्या प्रभाव होगा? प्रभाव इसका भी कोई है, बस राज्य की सारी पावर किस पे चली जाएगी? एक घंटा हो गया नहीं? 12 तो हो जाएगा। टॉपिक ऐसे मोड़ पे रुकता है, लास्ट के 4-5 मिनट बचे। कितनी बार लगाई अब तक? अंदाजा लगाओ। 2 बार, 3 बार, लेके आइए। और कोई बताओ, 2 बार 3 बार हो गए? ऑप्शन दे दूं? 1 3 4 नन ऑफ द यही वाला है, यही वाला। लो हटाओ। यही वाला। 8 12 बता दो। नहीं यही वाला। एक बार नहीं, सब जो पहले था वो। फिर तुम बहुत पीछे होगी। ये भी आंकड़े मार्च सकते हैं, हो सकता है एक आध बढ़ जाए, जब चाहे तब लग सकता है। जैसे राज्य का शासन संविधान से ना चले मतलब सरकार गिरी, तुरंत वहां क्या लग गया? जहां जैसे अभी जम्मू कश्मीर जब 370 हटाई थी हमने, तो बीजेपी ने गठबंधन ही तो तोड़ा था, सरकार गिरी थी, और सरकार गिरते ही क्या लग गया? और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है, सारी जो शक्ति होती है, राज्य की समस्त शक्ति, राज्य की जितनी भी पावर है, वो किस पे आ जाती है? राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में किस पे आ जाएंगी? उत्तराधिकारी के रूप में किस पे आ जाएंगी? राज्यपाल। मैंने एक दिन पढ़ाया तो था आपको, जब राज्यपाल पढ़ाया था, भैया उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपातकाल के समय सारी पावर किस पे आ जाती है?
अगर वो उस राज्य का होगा तो क्या क्या कर लेगा पता ही था, दोस्त और दुश्मन दोनों का क्या हाल करेगा, तो इसी वजह से उनको उस राज्य का नहीं रखा जाता। ठीक है, लेकिन आप ये आंकड़े बदलते रहेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी जाए बहुत तेजी से बदल, ये पूछेगा भी नहीं क्योंकि ये चेंजेबल है, बदल सकते हैं। आपसे बस पूछेगा पहली बार कहाँ लगा, तो आप बता देना पंजाब, संविधान शुरू होते ही लग गया। ठीक है, आपसे पूछेगा सर्वाधिक बार कहाँ लगा, सर्वाधिक अगर दिनों के हिसाब से पूछे तो भी पंजाब, मैंने भी बताया 5 साल तक लगा। ठीक है, लेकिन गिनती में सर्वाधिक पूछे तो सबसे गुंडा प्रदेश कौन सा है, अपना यूपी। ठीक है, मैंने कहा ना ये आंकड़े बदलते रहते हैं, जब भी आप एग्जाम देने जाए तो अपडेट कर लें गूगल से अपने आप, क्योंकि मैंने अभी ये बताया, हो सकता है कल को ही कुछ हो जाए किसी राज्य में। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि लिखो, उत्तराधिकारी सही शब्द नहीं लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, कटिंग भी होनी चाहिए तो ऑफिस पे नजर नहीं लग जाएगी। नहीं सब वो मुझे याद है, कटिंग वाला जल्दी याद आता है। प्रतिनिधि अच्छा शब्द है। जैसे राज्यपाल ये प्रतिनिधि कौन होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है, इससे नीचे वाला राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में ही तो आती है राज्यपाल, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इन्हीं का 50%। अब नाम किसका है देखो, राष्ट्रपति का, लेकिन पावर किस में आ रही है, सर इनका मतलब वो कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का, हाँ। 6 वर्ष। कार्यकाल कुछ होता ही नहीं, प्रसाद पर्याप्त, जब चाहे तब हटा देगा राष्ट्रपति। तीनों सेना का सेनापति होता है, नहीं राष्ट्रपाल, तीनों सेनाओं का सेनापति होता सर है। उसमें तो दिखाते हैं राज्यपाल ही राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, इसीलिए ये किसी भी सजा को कम या माफ कर सकता है, चाहे वो आर्मी वाली हो। ये मृत्युदंड आर्मी द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का कमांडर। और राज्यपाल के पास राज्य की तो सेना बना होगी, राज्य की सेना होती है, जो डिफेंस है वो तो सेंट्रल का ही है। अगर राज्य में बांट देंगे तो विद्रोह होने का डर है, जैसे तुम ही कह रहे हो। अरे पश्चिम बंगाल जैसे ममता बनर्जी का है, बीजेपी के एंटी है, उनकी अगर सेना अलग होती तो कभी बना नहीं लेती, विद्रोह कर दे। तो बहुत सोच समझ के बनाया गया संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भले है लेकिन बहुत सोचा गया। आप देखो हर चीज का एक अपवाद, एक पहलू है। शक्तियों, एक व्यक्ति को उतनी शक्तियां दी है जितनी वो प्रयोग कर पाए। राष्ट्रपति को नाम के लिए दिए, प्रधानमंत्री को इनडायरेक्टली राष्ट्रपति को दे दी, क्योंकि जिस देश में भी शक्तियां एक व्यक्ति में आई वहां तानाशाही तख्ता पलट होने के बहुत चांस है। तख्ता पलट क्या होता है, जब किसी पावर एक में ज्यादा आ गई तो तख्ता पलट, देखा नहीं म्यांमार हाल। चलिए डालिए इसके राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। बड़े अच्छे देश में पैदा हुए वो, इतनी सुख सुविधाएं किसी से जरा सा विवाद होता लेके आंसर में बैठ जाते हैं, और कोई देश हो उत्तर कोरिया में पैदा हो जाते हैं। आज फोन चला रहे हो, रील देख रहे हो, आपको चलाओ नहीं है ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, ना इंस्टा, चैनल भी 3 या 4 चलते होंगे उनके केवल इंटरनेट वही परिवार यूज कर सकता है। अजीब ही है, सरकारी नौकरी में है सर, थोड़ा बहुत तो भी कुछ नहीं है, वो ताना सा है। तो सरकारी नौकरी किस बात की, अब उसके मनों से हटाना हटा, गोली मार देता चलते रास्ते पे। सर अभी रूस में सैनिक आए हैं, सेना है उसके पास, सेना है, वो क्यों कहीं दुनिया उससे क्यों डरती है पता है, परमाणु बम है उसके पास। अब वो कहता हम तो डूबेंगे, तू हमें तो मार दोगे लेकिन हम तुम्हें भी। और किसी देश में परमाणु बम गिरने का मतलब है वो देश कम से कम 30-40 साल पीछे जाएगा। अब उसको, अब आपके दिमाग में आई थी उसको परमाणु बम देने कौन गया,
अब दे देंगे हमारा पड़ोसी बेवकूफ पाकिस्तान। हमने परमाणु बम बनाया था, उसके बाद पाकिस्तान नहीं बनाया, भाई लोग वहां भी काबिल है, बना लिया। अब उसके पास पैसे की कमी, तो उसने वो टेक्नोलॉजी बेच दी किसको, उत्तर कोरिया ने उसे पैसा नहीं दिया, उसने बम बना लिया। अब वो पूरी दुनिया से कह रहा आप लड़ो, ठीक है। चलो डालो इसके राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, पहला लिखिए विधानसभा निलंबित हो जाती है, यानी मुख्यमंत्री खत्म, विधानसभा निलंबित हो जाती है। राज्य का बजट संसद प्रस्तुत करती है, राज्य का बजट संसद पास करती है, राज्य का बजट संसद पास करती है। राज्य के लिए कानून संसद बनाती है, वही सब है, बस मौलिक अधिकारों को छोड़कर बिल्कुल सेम है। राज्य के लिए बजट संसद बनाती है। कानून भी सब सही बनाती है। कानून भी वही बनाती है। हाँ क्या बोला मैंने, तो कानूनी तो बोला था। तीसरा बोला है राज्य के लिए, अरे दोनों बजट हो गए। राज्य के लिए कानून, बजट की जगह कानून, कंफ्यूज हो गया। तीसरा डालिए वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360, ठीक है। सर ये सही है, मतलब आपातकाल या ये तो लिखा है आपातकाल, आफत है ये तो। पामेंट बना सर हर जगह ऐसे लिखा, वो हमने गलत कर दिया हर जगह। तुम लोग तो सही लिख सकते हो, हमने तो सही मैं इसीलिए इंग्लिश के शब्दों पे भरोसा करते हो। इमरजेंसी खत्म। हाँ सही है। आफत है ये तो। सर हमने बहुत जगह काट दिया है। अब देखो ये, अरे तो वहाँ आपातकाल पेपर में तो आपातकाल आएगा, समझी जाओगे। इससे छोटा फर्क होगा शुद्धिकरण, हिंदी की छोड़ना शुद्धिकरण। लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। देखो अब देखो आपातकाल पूछे तो कहाँ से लिया है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली पूछे वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया है, स्पेशली अगर वित्तीय आपातकाल पूछे तो, पूरा ओवरऑल पूछेगा तो जर्मनी, ठीक है। ये कब लगता है तो लिखो, लिखो जब देश का वित्तीय स्थायित्व खतरे में होता है, देश का वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो, जब देश का वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो, वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो। ब्रैकेट में डाल सकते हो ज्यादा कर्जा, अगर देश तो क्या हो जाए, ज्यादा कर्जा, कौमा मुद्रा मूल्य, हमारी मुद्रा क्या हो जाए, दूसरी विदेशी मुद्रा के मुकाबले डाउन हो जाए, मुद्रा अवमूल्य, अवमूल्य, ठीक है। यानी देश कर्जे में डूब जाए, या हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा के अगेंस्ट क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देश में क्या लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल की। इसकी भी देखो बेटा घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति। बस बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। और इसको भी बेटा क्या करना होगा, संसद से पास कराना होगा। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के बाद संसद से क्या कराइए, पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लागू। और फिर तो समाप्ति है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद रहेगा। लागू होने के बाद अगर समाप्त कराना है, समाप्ति के लिए पुनः संसद से पास, यह समय अवधि नहीं है। जब भी सही हो जाएगी स्थिति तो दोबारा से बिल संसद से क्या करा लीजिए, पास करा। इसमें समय अवधि नहीं है, 6 महीने की, 3 साल की, 5 साल।
अब ये बता दो कितनी बार लगा। एक बार भी नहीं लगा नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। इंदिरा गांधी के समय में एक बार नहीं, एक बार भी नहीं लगा सर। चलो हमने एक बार भी नहीं कहा तो ऑप्शन में से भी शामिल कर लेते हैं। पहला 0, 1, 2, इस बार इन्हीं में से सही होगा। 0 ये 4 ही ऑप्शन में से एक सही है। एक बार एक बार। ठीक है, कितनी बार लगा है लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। हाँ, भारत में अभी तक यह आपातकाल नहीं लगा। सही है, मुझे पता है। भारत में अभी तक यह आपातकाल नहीं लगा। ठीक है, नहीं लगा। लेकिन एक बार स्थिति आ चुकी थी। कब आई थी स्थिति? आप लोग को ध्यान ना हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे। मनमोहन सिंह उस समय थे हमारे गवर्नर। 1991 में देश के पास केवल 20 दिन का पैसा रह गया था, यानी 20 दिन के बाद हम दिवालिया घोषित हो जाते। लेकिन वो आपको पता है मनमोहन सिंह जितने साल थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका साइन नोटों पे है। कौन है? मनमोहन सिंह। क्योंकि नोट पे साइन होते आरबीआई के गवर्नर के, और वो गवर्नर भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, तो 20 दिन का पैसा रह गया था, लेकिन उनकी सूझबूझ से अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। हमारा सोना गिरवी रखा गया था वर्ल्ड बैंक के पास, और हमने उस स्थिति को क्या करा था, बहुत बखूबी से मनमोहन सिंह ने संभाला और निकाला है। अब तो अभी स्थितियां ऐसी दिख नहीं रही, और ऐसी स्थिति आएगी। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो आज जो हालत पड़ोसी की है ना तुम्हारे पाकिस्तान की, वही हालत तुम्हारी हो जाए। आपको पता है वहाँ पाकिस्तान में सिलेंडर, गैस का सिलेंडर पे क्या रेट है? गैस के सिलेंडर 5-5 हजार रुपए मिलता है। आटा 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। फल जो होते हैं, जो खाते हैं ना, 10-20 रुपए किलो। अपने केले 10 रुपए दर्जन घंटों बिक रहे हैं, और वो भी 100-150-200 रुपए दर्जन है। महंगाई इतनी ज्यादा है, क्योंकि जब किसी देश में कर्जा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या बढ़ा देंगे? टैक्स बढ़ा देंगे। सरकारी खर्चे कम करेंगे और टैक्स क्या बढ़ा देंगे? दूसरा, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सब की सैलरियां काट ली जाएंगी, मतलब कम कर दी। ठीक है, तो यही प्रभाव है। लिख लीजिए, डालिए प्रभाव, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। बाकी इसका कुछ ज्यादा इसलिए भी नहीं पता है क्योंकि अभी तक लगा नहीं है। कोई चीज जब प्रैक्टिकली सामने आती है तब उसके बारे में ज्यादा पता लगता है। ठीक है, प्रभाव लिखेंगे। टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। हिंदी में कर बढ़ा दिए जाएंगे, कर बढ़ा दिए जाएंगे या टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। अगला, सरकारी खर्चों में कमी की जाएगी। सरकारी खर्चों में कमी की जाएगी। एक व्यक्ति की सैलरी नहीं कटती है, किसकी नहीं कटेगी? देख लीजिए, राष्ट्रपति को छोड़कर अन्य सभी के वेतन में कटौती की जाएगी। छोड़कर अन्य सभी के वेतन में कटौती की जाएगी। वेतन में कटौती की जाएगी। ब्रैकेट में डाल दीजिए, मतलब सरकारी, प्राइवेट आदमी का नहीं, किसका? ठीक है, नेता वेता है, सरकारी नहीं कह सकते उनको, लेकिन संवैधानिक और सरकारी। ये होगी इमरजेंसी आपकी कंपनी। इसमें एक आर्टिकल और लिखा है, मैं 1 मिनट देखता हूँ। वो वहां पे लिखा था पहले वाले राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव में जाओ। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव दिखाओ। राष्ट्रीय आपातकाल पहला वाला प्रभाव है अनुच्छेद 19 को छोड़कर। ये यहाँ आर्टिकल 358 क्यों नहीं लिखा? यहाँ क्यों लिखा है? यहाँ लिखो, वो नहीं है प्रभाव। 358 में ये लिखा था 19 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार। इसके बाद लिखवाया था अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकार। तो इसको 359 लिख दो। ये कौन सा आर्टिकल है? 359। 20 पहला 352 में जाओ।
उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव थे। उसमें लिखा था राष्ट्रपति अनुच्छेद 20/21 को छोड़कर उस लाइन को वो डाल दो, वो लाइन है आर्टिकल 359। वो लाइन सही है लेकिन आर्टिकल 359 है। पहला वाला लाइन दूसरी लाइन है वो पहली 358 है। अनुच्छेद 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं? निलंबित। अरे फिर गलत हो। आर्टिकल 300 देखो 358 लिखा था, 358 में लिखेगा अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है। ये कौन सा आर्टिकल है? इसके नीचे मैंने लिखवाया होगा राष्ट्रपति 20/21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। ये आर्टिकल 359 है। तो वहाँ आर्टिकल लिखना रह गया था किस अनुच्छेद में। लाइन सही है, बस आर्टिकल 359 बोला था। आपने बताया नहीं था, आर्टिकल बोला था। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रखते हैं। टाइम हो गया, चलो तो बंद।